सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर हमला करते हुए कांग्रेस को हार का जिम्मेदार ठहराया। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन उनका अभियान पूरी तरह से ठंडा था। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए और एक दिन में सिर्फ 2 सभाएं की, जबकि उम्र में ज्यादा होने के बाद भी पीएम मोदी ने एक दिन में 3 से 4 सभाएं की। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के महत्व को नहीं समझा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। जो अभी ये परिस्थिति आई, आज महागठबंधन की जो परिस्थिति हो गई है, जीतते जीतते आप चुनाव रह गए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब कई फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो है बहुमत से मैंने वहां दरवाजे पर पहुंच के हम लोग रुक गए। उसमें एक जो है फैक्टर कांग्रेस का भी है। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और ये दिखाई दिया कि कांग्रेस का जो अभियान है, उस अभियान जो है वो ठंडा किस्म का अभियान था। जीत हार अपनी जगह पर है। आला कमान जो है कांग्रेस का, उसने बिहार के चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल जी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली मीटिंग थी, उसमें ये बताया गया कि राहुल जी का 3 दिन का कार्यक्रम मिला है और एक दिन में 2 करेंगे। तो उसी समय हमने पूछा था, एक ही मीटिंग में हम गए, पहली मीटिंग थी और उसके बाद हम फिर गए नहीं। हम लोगों की ओर से मनोज झा वहां जाते थे। अब मोहन प्रकाश हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जोर दिया तो हम चले गए। सुबोध कांत साहब भी थे। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्र जो है राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा है। वो एक दिन में 3 और 4 सभा करते हैं, तो राहुल जी 2 ही सभा क्यों कर रहे हैं? और फिर प्रियंका जी का कार्यक्रम क्यों नहीं मिला? तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार का जो चुनाव है, उस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। अब देखिए, अकेले तेजस्वी ने उस चुनाव को अपने अभियान से कहां पहुंचा दिया कि पूरे देश की नजर जो है बिहार के चुनाव पर टिक गई और लोग उम्मीद करने लगे कि साहब बिहार में जो है नरेंद्र मोदी की राजनीति का पराभव होगा, परास्त होगी और एक नई शुरुआत जो है देश में होगी। लेकिन इस नजरिए से कांग्रेस के आला कमान ने इस चुनाव के महत्व को समझा ही नहीं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी को नसीहत दी कि महागठबंधन धर्म को निभाए। उन्होंने तेजस्वी यादव से शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाने को भी कहा। एक तरफ एनडीए में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी। जिस तरह से शिवानंद तिवारी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 70 सीट तो आप लोगों ने लिया, लेकिन 70 सभाएं भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी आए, लेकिन एक दिन में 2 से ज़्यादा सभाएं नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 4-4 सभाएं किए। क्या माना जाए इसको? देखिए, आरजेडी में शिवानंद तिवारी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो आरंभ से ही कांग्रेस विरोधी माने जाते हैं और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, गठबंधन धर्म का उल्लंघन तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मंशा बीजेपी के समर्थन वाली ज़्यादा दिख रही थी। क्योंकि उनके ट्वीट को इमीडिएट गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया, शाहनवाज ने किया। तो तेजस्वी यादव का यह फर्ज है वो अपने ऐसे बड़बोले नेताओं को जो गठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं, बीजेपी को मजबूती देना चाहते हैं, उस पर लगाम लगाएं। कोई कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आधारहीन बातें और भाजपा से मिलीभगत करके उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, यह कांग्रेस को कतई स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। यह एक शरारतपूर्ण बयान है। भाजपा वाले इस तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन आरजेडी में उपेक्षित शिवानंद तिवारी का भी वैसे ही बयान आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यह तेजस्वी यादव को परेशानी में डालने वाला बयान है और मुझे अपेक्षा है कि तेजस्वी यादव जी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेंगे।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेषनारायण सिंह जी इस वक्त पटना से मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ अरुण भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शेषनारायण जी मुस्कुरा रहे हैं, पहले उनका ही रुख कर लेते हैं। शेषनारायण जी, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब महागठबंधन की हार हुई थी, तो सवाल ये उठ रहे थे कि भाई अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक होता तो महागठबंधन की सूरत और तस्वीर कुछ और होती, और वही बात जब आरजेडी के नेता आप कर रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि महागठबंधन का धर्म निभाइए। नहीं, महागठबंधन धर्म क्या बात कर रहे हैं? ये प्रेमचंद मिश्रा के इस बयान मुझे सख्त एतराज है। पर्सनल एज ए जर्नलिस्ट मैं एतराज करता हूँ। क्या करें, शिवानंद तिवारी जैसे लोगों को, हाँ वो कांग्रेस विरोधी हैं, उन्होंने इमरजेंसी में इनके खिलाफ आंदोलन चलाया, जेल गए, और आज वो कांग्रेस शिवानंद तिवारी जैसे लोगों को तेजस्वी लगाम लगाएंगे, जैसे राहुल गांधी इन लोगों पर लगाम लगाते हैं। ये भाषा इनकी तरह देखिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, 70 सीटें लेके 19 सीटें आप आए हैं, और 40 लेके 29 के करीब जीत के आए थे। अगर 10 सीटें यही जीत गए होते, जितनी सीटें इन्होंने ली थी, तो आज इनकी हालत होती। और अगर सच्चाई बयान की जाए तो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, सबको प्रो बीजेपी कह देंगे, ये कल को मुझे भी प्रो बीजेपी कह देंगे। ये बहुत गलत बात है। जो शिवानंद तिवारी ने जो बात कही है, पूरे के पूरे 50 साल से वहां पे लड़ रहे हैं, वो इनके खिलाफ भी लड़े, इनकी तानाशाही के खिलाफ भी लड़े हैं, सब जहां भी गलती होती है लड़ते हैं, और तेजस्वी से लगाम लगाने को कह रहे हैं। बेनी सब भूल गए हैं संस्कृति का मतलब, जो मन में आएगा बोलते जाएंगे। शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाई जाएगी भाई, और जो वो कह रहे हैं 100% सही कर रहे हैं। शिमला जाने की क्या जरूरत थी इनको? वहां चुनाव चल रहा है, 70 सीटें लेके आप बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं उन 70 सीटों में अगर 20 काट के लेफ्ट को दे दिया होता तो आज उनकी सरकार होती वहां, या उसने तेजस्वी ने खुद ही लड़ लिया होता। और किसकी कीमत पे सीट थी? वो जो विकासशील वाले की पार्टी पे और जीतन राम मांझी की पार्टी पे की सीटें काट के इनको सीट दी गई हैं, और ये कह रहे हैं कि उन पर लगाम लगाएं, और बीजेपी प्रो बीजेपी उनको कह रहे हैं। ये निहायत ही गैर जिम्मेदार यही कारण है जो प्रेमचंद मिश्रा जिस तरह से लगाम लगाने को कह रहे हैं। राहुल गांधी आज कपिल सिब्बल में तो ये कहा है कि भाई हम लोग जो कहते हैं, अब आत्मचिंतन करने से कुछ नहीं होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा सदाकत आश्रम बैठ के, सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर है, और शुरू से आदिकाल से राजेंद्र बाबू ने बनवाया था, और वहां बैठ के आत्मचिंतन से नहीं होने वाला है। मामला निकल चुका है, निकल भी नहीं रहे, और आज इस तरह से लूज टॉक कर रहे हैं ये। बिल्कुल, यानी अरुण देखिए, यहाँ महाचिंतन की बात तो दूर, यहाँ मानने को कांग्रेस तैयार नहीं है कि धीरे धीरे उसकी स्थिति क्या हो रही है, और अब सब पार्टियां, हर पार्टियां अब सवाल उठाएंगी। देखिए, एक समय था कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था। यह स्थिति 2009 तक जरूर थी, लेकिन उसके बाद 2009 के चुनाव के बाद जब 14 में एक जबरदस्त डिबेकल हुआ, बुरी तरह से निराशाजनक प्रदर्शन रहा, और अपने इतिहास में सबसे कम सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 44 सीटें। उसके बाद 5 साल हुआ, कोर्स करेक्शन क्या हुआ, क्या कदम उठाए गए, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए गए, कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सुधार क्या किए, चुनाव क्या कराए, किनको प्रभार दिया गया, ये सब बातें चर्चा का विषय है और बहस का विषय है, और शेषनारायण जी इस पर घंटों बहस कर सकते हैं, और मैं भी। लेकिन उसका असर क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम है। असर ये हुआ कि 4-5 सांसद आपके बढ़ गए। 5 साल में 5 सांसद बढ़ाया कांग्रेस ने। फिलहाल मैं पटना में हूँ, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर नीतीश कुमार का ये घर है। नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में विराजमान है, और 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और जरा देखिए तैयारी किस तरह से साफ सफाई की जा रही है। और जो सामने चौक है, ये जो एक चौराहा है राजेंद्र चौक जिसको कहते हैं, वहाँ पर देखिए पानी से एकदम साफ किया जा रहा है पूरा चौराहा, क्योंकि राजभवन सामने है, और राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश कुमार को गद्दी संभालनी है। तो इस तस्वीरों को दिखाने के साथ जो मूल सवाल था आपका कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस ने अभी भी गंभीर आत्मचिंतन नहीं किया है। ये सवाल चाहे सहयोगी उठाएं चाहे कांग्रेस के अंदर के नेता, लेकिन सवाल ये लाजमी है, सवाल ये जायज है। बिल्कुल, इन्हीं सवालों के दौर के बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा, और उन्होंने भी बकायदा एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता है। शिवानंद तो राहुल को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है? चंद्रमोहन, ये बड़ा सवाल गिरिराज सिंह भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब सवाल इसलिए कि कांग्रेस अपना जो परफॉर्मेंस है देखिए वो सुधार नहीं पा रही है, और इसलिए अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, न सिर्फ बाहर खाने से, बाहर की जो पार्टियां हैं, गठबंधन की जो पार्टियां हैं, बीजेपी जो है, या अंदर कपिल सिब्बल तक सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए शिवानंद तिवारी ने जिस तरह से
कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, उसके बाद सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, उनको मंथन करनी चाहिए। और आज जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। तो जाहिर सी बात है न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के नेता बल्कि जिस दिन मतगणना के बाद रिजल्ट आया था उसके बाद तारिक अनवर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा था यह कि इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसका जो लूपहॉल है उसको भी ढूंढने की ज़रूरत है। तो अब सीधे तौर पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रही है, क्योंकि इनका प्रदर्शन पिछली बार से बिल्कुल जो है वो कहा जाए तो वो खराब रहा है, क्योंकि 27 सीटें पहले थी, अभी 19 पर पहुंच गए। पिछली बार 40 लड़े थे तो 27 आया था, इस बार 70 लड़े तो 19 पर पहुंच गए। ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो चौतरफा घिरते जा रही है और आने वाले दिनों में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, ऐसे में जिस तरह से आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस सदन में भी घिरते हुए नजर आएगी। ठीक है, यानी आरजेडी के कांग्रेस पर आरोपों के बीच शहनवाज हुसैन ने देखिए इस बीच महागठबंधन को घेरने में देर नहीं लगाई। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि अब जब आरजेडी हार गई तो बयानबाजी करने में जुटी है। लोग दिल में पाले हुए थे कि लालटेन की सरकार बनेगी, अब सरकार जो है वो एनडीए की बन गई, तो बड़े दिल से बधाई देना चाहिए। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। आरजेडी के नेता तो बयानबाजी करते रहते हैं, उनके बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। तो यहाँ बीजेपी की तरफ से साफ साफ आरजेडी को घेरा जा रहा है कि अगर हार हुई है तो हार को स्वीकार करना होगा और एनडीए जीती है, इस बात को भी मानना होगा। हमारे साथ शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी, देखिए सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा शिवानंद ने कि भाई 70 सीटें दी गई, 70 जगहों पर भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे, 3 दिन पहुंचते हैं और उनकी उम्र से ज्यादा प्रधानमंत्री की उम्र है, फिर भी वो ज्यादा रैलियां कर लेते हैं और प्रियंका गांधी को भी नहीं उतारा, यहाँ योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे थे। नहीं साहब, बीजेपी ने उस चुनाव को अपना चुनाव करके लड़ा और वो उनके फ्रंट जो थे बेशक नीतीश कुमार थे, लेकिन बीजेपी उसको अपना चुनाव बना के लड़ रही थी और वो अपना चुनाव बना के लड़े और वो जेडीयू को आने वाले कल में साइड ट्रैक करके मुख्य पार्टी बन जाएंगे, जैसे कि वो महाराष्ट्र में उन्होंने किया है। तो वो मेन पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी के बारे में टिप्पणी करना भी लोग कर ही रहे हैं, अपने आप में अपनी तारीफ शाहनवाज भाई भी कर रहे हैं और तमाम लोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस पर जो सवाल है, कांग्रेस आज जो कपिल सिब्बल ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब विकल्प के रूप में जनता मानने को तैयार नहीं है। आप आत्मचिंतन का स्पेस नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इन लोगों ने 5 साल में और जो सीटें हैं अपने यूपी में 7 सीटें जीते थे विधानसभा में, और 7 सीटें वो लोग अपने बल पे जीते थे, इनका एक का योगदान नहीं था। तो इसलिए इन लोग हुक्म देते हैं, अब वो कह रहे हैं लगाम लगाओ, ये लोग लगाम लगाने के आदी पड़ गए हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की लगाम और राजीव गांधी की लगाम हम तो आज 40 साल से देख रहे हैं इनका। जो लगाम लगाने की जो कल्चर है, लगाम से राजनीति नहीं होती। वहां पर नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, मतलब बीजेपी की मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से जब उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार कमजोर करने उनका खराब माहौल है तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब इनका श्रीमान जी का क्या है, ये न जाती, इनके जाने न जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन सही बात यह है कि एक तो टिकट वो कह रहे हैं कि जो तारिक अनवर हैं कटिहार के एमपी रहे हैं, वो घर घर उनका जाना हुआ है और उससे बिना पूछे इन्होंने वो जो टिकट बांट दिए। दिल्ली से ले जाके शरद यादव की बेटी को टिकट दे दिया और साहब बंबई से लाके एक कोई सिन्हा साहब हैं एक्टर, उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो आप खैरात बांट रहे हैं, आप चुनाव लड़ने गए हैं और ये बातें जब कही जाएंगी, आप विकल्प, राष्ट्रीय विकल्प आप नहीं है। और हमें मालूम है कि अगर राष्ट्र में एक रूलिंग पार्टी का एक विकल्प नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कमजोर होती है। ये सरकार बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो अच्छा कांग्रेस में कपिल सिब्बल ने ही तो कहा कि जिन लोगों ने देखा है, जो इस तरह की परिस्थितियों में लड़े भिड़े हैं, उनको सामने करो। अब ये क्या करेंगे साहब, वहां मध्य प्रदेश में सिंधिया को आगे करने के चक्कर में दीवाने थे, उनके पिताजी भी। बताइए, अरुण सिंह को हटा के मुख्यमंत्री उनको बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने माधव किया। हाँ। और आज इनको मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पार्टी तोड़ डाली। तो इस तरह की सोच है, के बाहर
सोचें, वरना ये राष्ट्रीय विकल्प तो नहीं रह गए। एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सर्वाइव करना तो करें, और इनको कह दीजिए प्रेमचंद मिश्रा बिल्कुल जी के लिए। जी शेषनाथ जी, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवानंद तिवारी पर पलटवार के लिए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए, और कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी लोग कार्य में लगेंगे और निश्चित रूप से लगे ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम जो करता है वो सेवा के रूप में करता है, और सेवा करने का मौका मिला है, हम तो चौकीदार हैं, सेवा करेंगे। क्या संदेश देंगे जनता को? निश्चित जनता को मुख्यमंत्री क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता का संदेश तो यही है कि अगर जनता ने हमें चुना है, जनता ने विश्वास किया है, तो जनता के काम पर हम खड़े उतरेंगे। जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए सरकार पर जो विश्वास किया है, विशेषकर हमारी महिलाओं ने और ज्यादा विश्वास किया है, और उनको और विश्वास दिलाने का हम लोग काम करेंगे। कॉलेज का नाम ऊंचा हुआ है, जगह का नाम ऊंचा हुआ है। रेणु देवी को आप सुन रहे थे जिस तरीके से वो भी एक नाम उभर कर सामने आया डिप्टी सीएम पद के लिए, और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी उस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि शिवानंद तिवारी को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। प्रियंका गांधी का नाम लेकर छुटभैया नेताओं की तरह घटिया बयानबाजी करना उन्हें शोभा नहीं देता है। अरुण, देखिए, प्रमोद कृष्णम भी अब सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। यानी यहाँ दूर दूर तक कांग्रेस के प्रति कोई बात नहीं हो रही कि कांग्रेस की स्थिति कैसे सुधरेगी, बाकी सब गलत है, केवल कांग्रेस सही है। देखिए, जो लोग भी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनका हो सकता है कोई निहित स्वार्थ हो या बदले की भावना से बयान दे रहे हो, लेकिन सवाल तो जायज है, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। कपिल सिब्बल पिछली बार उन्होंने सवाल उठाया था, और एक ऐसी खबर पे ट्वीट उन्होंने कर दिया था जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी, और राहुल गांधी के हवाले से खबर आ गई कि बीजेपी के साथ ये नेता मिले हुए हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी। उस पर कपिल सिब्बल ने बिना फैक्ट को वेरीफाई किए एक ट्वीट कर दिया था कि वाह क्या बात है, आप पूरी जिंदगी हमने सेवा कांग्रेस की और आज हमें राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से बाहर निकलकर कपिल सिब्बल को फोन किया। तो कपिल सिब्बल एक अहम पद पर कांग्रेस में हमेशा रहे हैं, अहम काम करते रहे हैं, जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो और अभिषेक मनु सिंघवी देखते रहे हैं। उनको भी सवाल उठाने पर ये कहा जा रहा है। तमाम ऐसे नेता हैं, हो सकता है कि किसी की राज्यसभा की सदस्यता जा रही हो, उसको वापस नहीं लाना हो, किसी को संगठन में महत्व न दिया जा रहा हो, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी हो, लेकिन चिट्ठी में जो सवाल लिखे गए हैं ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। 2014 की जो हार हुई थी उसके बाद एंटनी कमेटी बनी थी। एंटनी कमेटी ने न जाने कितनी रिकमेंडेशन की थी, उसमें सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी कि कांग्रेस पार्टी प्रो माइनॉरिटीज दिखती है, यानी हिंदुओं के खिलाफ दिखती है, उसको लेकर पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई कोर्स करेक्शन करना चाहिए। और ये बात खुद एक एंटनी ने लिखी जो खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उसके बावजूद कांग्रेस ने कोर्स करेक्शन नहीं किया अब तक। ठीक है, अरुण, रही आप हमारे साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए इस बीच कहा कि वो पार्टी जिस चीज में हाथ डालती है, वो पार्टी से आशय उनका कांग्रेस से कि कांग्रेस जिस चीज में हाथ डालती है वो ही बर्बाद हो जाता है। पार्टी का हाल है वो उनकी निगेटिविटी का कारण बना हुआ है। उनकी निगेटिविटी जो उनके सर पर चढ़ करके बोली है उसका कारण है। और जिस पार्टी के नेता जो है वो एक दिन काम करेंगे और एक महीने आराम करेंगे, तो इस तरह की पार्ट टाइम पॉलिटिकल प्राणियों को जो है वो इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। यानी अब बीजेपी जो है वो तंज कसने में पीछे नहीं है। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, यानी देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पार्ट टाइम राजनीति आप करेंगे तो पार्टी का यही हाल होगा। चंद्रमोहन, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अरुण, मेरा सवाल यही आपसे, अरुण आवाज मिल रही है आपको? आगे अरुण, तो एक बार फिर, अरुण आवाज आ रही है? जी हाँ, सवाल ठीक है अरुण, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। सवाल मेरा ये है कि जब बीजेपी जो है वो बड़ा सवाल उठा रही है कांग्रेस पर, आत्मचिंतन करने की बात कर रही है, और ऐसे में कांग्रेस जो है वो इन चीजों पर ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही, चाहे वो कपिल सिब्बल ही क्यों ना हो। देखिए, कपिल सिब्बल सहित पार्टी के बड़े 23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी कुछ महीने पहले,
उस चिट्ठी में भी तमाम बातें कही गई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्य नामित कर दिए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्यों के प्रभारी बदल दिए, ताश के पत्तों को फेंट दिया। पार्टी के अंदर जो संगठन के चुनाव होने हैं उनका पता नहीं कब तक होंगे, अगले साल जनवरी तक होने की बात कही जा रही है। संगठन में जब चुनाव होते हैं तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इसको लेकर के भी पार्टी के अंदर और बीजेपी दोनों सवाल उठाते हैं। हालांकि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति चुन लिया जाता है, उसी के नाम पर मोहर लग जाती है। कोई भी पार्टी फुल प्रूफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से क्या अपना अध्यक्ष चुनती है, इसको लेकर के तमाम सवाल एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोर्स करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये इबारत जो है दीवार पे इबारत लिखी हुई है, क्योंकि 2014 का प्रदर्शन देखिए, 2019 का प्रदर्शन देखिए, 10 साल तक लगातार अगर कोई पार्टी 50 लोकसभा सांसदों के आसपास रहती, जो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी हो, कई दशक तक उसने देश में सत्ता संभाली हो, ऐसी पार्टी अगर इतने सीमित हो जाती है एक राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जहां वो 19 ही सीटें जीत पाती है 70 सीटें लड़ने के बाद, महाराष्ट्र की बात आप करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, क्या हालत हुई कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पर प्रियंका गांधी सक्रिय हैं, उनके लोग वहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उपचुनाव में क्या हालत हुई कांग्रेस पार्टी की। तो ये सवाल मुंह बाए खड़े हैं और जब तक ईमानदारी से इन पर विश्लेषण पार्टी नहीं करेगी, खुले मन से और खुले दिल से जो नेता सवाल उठा रहे हैं उनको मौका देकर, तब तक कोर्स करेक्शन निश्चित रूप से दूर की कौड़ी ही है। ठीक है, अरुण रहिए आप हमारे साथ। एक और बयान इस बीच आया, शिवानंद तिवारी के बयान के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बार कांग्रेस पर तंज करते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि कुछ लोगों के लिए राजनीति पैंट शर्ट और पिकनिक तक ही सीमित है। तो ये ट्वीट स्मृति ईरानी का आया। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी तंज कसा और उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि तिवारी जी, आप एक शहजादे से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व को चुना है और कांग्रेस नेताओं को की दूरदर्शिता के अभाव को नकार दिया है जो देश के कुछ राज्यों में है। तो ये लगातार सवाल दरअसल उठ रहे हैं। आपको बता दें किस तरीके से फिलहाल स्थिति खड़ी हुई है। कांग्रेस सवालों के घेरे पर है। ये सवाल न सिर्फ बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है, ये सवाल न सिर्फ आरजेडी उठाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के अंदर खाने से भी अब ये आवाज उठने लग गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने इसे आरजेडी और कांग्रेस का आपसी मामला बताया, यानी समाजवादी पार्टी भी अब इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ ब्रिजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी वरिष्ठ सहयोगी हमारे। ब्रिजेश जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस जो है न सिर्फ आरजेडी सवाल उठा रही है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, न सिर्फ बीजेपी उन्हें घेर रही है, कपिल सिब्बल तक कह रहे हैं कि अब देश कांग्रेस पार्टी को विकल्प के तौर पर भी नहीं देखता है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेतृत्व या फिर ये कह लें कि कांग्रेस में जो फर्स्ट फैमिली है वो काफी हद तक जिम्मेदार है। देखिए, सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी की तबीयत पिछले कुछ वर्षों से ठीक नहीं है और जिस राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही थी कि वो कांग्रेस को जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, खुद मैदान में आक्रामकता के साथ लड़ेंगे, उन राहुल गांधी में पिछले 10 वर्षों में ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए कि बहुत आक्रामक ढंग से वो पार्टी की बागडोर संभालने को तैयार हो। आपने देखा कि कई बार ये देखा गया कि वह नेतृत्व करने के लिए ही तैयार नहीं थे, कई बार जो है सो वो बिल्कुल पीछे हटते हुए दिखाई दिए। नेतृत्व मिला भी तो फिर उन्होंने जो है जिस तरीके से आधे मन से कहते हैं, मान लीजिए आप किसी बैटल में जाते हैं तो आप फुल फोर्स से जाते हैं। आप बिहार का ही चुनाव क्यों कह रही हैं? आप पिछले तमाम चुनाव देख लीजिए कि एक तो जो है उनके सामने जो कंपटीटर है, ध्यान रखें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने कि इतने दशकों तक देश पर राज किया आजादी के बाद, तो उस पार्टी के जो एक तरह से कह सकते हैं सबसे प्रमुख चेहरे हैं, वो आज जो बीजेपी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, एनडीए के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास पिछले 6 साल से इस देश की बागडोर है, उनके मुकाबले कितने एक्टिव हैं। आप देखिए, इस उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हैं, आप ध्यान रखें, और तब भी बिहार में उन्होंने जिस एग्रेशन के साथ रैलियां की, जितने बड़े पैमाने पर रैलियां की, उसके सामने राहुल गांधी ने क्या किया? आप ध्यान रखें कि कांग्रेस हमेशा राहुल गांधी को उन सीटों पर लेके जाती है जो कि सबसे सेफ सीटें मानी जाती हैं, जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी को उन जगहों पर लेके जाती है जिनकी जीतने की संभावना कम होती है और मोदी उनको कन्वर्ट करते हैं जीत में। क्या हुआ बिहार में सबको पता है, किस तरीके का माहौल था और किस तरीके से दूसरे और तीसरे चरण में आकर मोदी ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। इसके सामने अगर राहुल गांधी अगर कमजोर प्रदर्शन लगातार पिछले कई वर्षों से करते दिखाई दे रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के अंदर। आप ध्यान रखें कि जो है 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने आवाज उठाई, उनका क्या हश्र हुआ? तो कांग्रेस ने अगर अपनी ये नियति मान लिया है कि वह फर्स्ट फैमिली के इर्द गिर्द ही सिर्फ चिपकी रहेगी बिना कोई सवाल उठाए, तो कांग्रेस का ये हाल होना है
जिसके बारे में खुद कांग्रेस के अंदर से और कांग्रेस के बाहर से तो लगातार बातें होती रही है। चाहे इस कड़ी में शिवानंद तिवारी एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ताजा नाम क्यों ना हो। तो कांग्रेस के लिए जो है तकलीफ है, और वह प्रथम परिवार जो है, जो फर्स्ट फैमिली है, जिसे नेहरू गांधी परिवार कहते हैं और जिससे कि सबसे प्रमुख नाम राहुल गांधी है, जिन पर की पूरी पार्टी काफी उम्मीद लगा कर बैठी है, उनके अपने निजी कंडक्ट से ये सवाल उठते हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी का जिक्र मैंने किया। समाजवादी पार्टी ने इसे आरजेडी और कांग्रेस का आपसी मामला बताया। आरजेडी और कांग्रेस का आपस का मामला है, चूंकि उनका आपस में गठबंधन है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात तो सच है, अगर बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा होता तो शायद आज वहां पे महागठबंधन की सरकार होती। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के आरोपों को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सिरे से नकार दिया। सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया कि कांग्रेस ने चुनाव गंभीरता से लड़ा और 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में रहे। बहुत थोड़े वोटों से हम चुनाव हार जाते हैं इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, तो स्वाभाविक रूप से कभी कभी नेताओं में इस तरीके की बातें आ जाती हैं, जैसा बयान श्री शिवानंद तिवारी जी या तारिक अनवर साहब या अन्य नेताओं ने दिया है। आरजेडी ने श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। कुछ वोटों से हम लोग चुनाव हार गए, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, सरकार ने हमें चुनाव हराया है, तो निश्चित तौर पर आगे हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी जो घमासान है वो जारी है। आरजेडी के कांग्रेस पर हमले के बाद खुद कांग्रेस के अंदर की कलह भी अब सामने आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनावों और कुछ राज्यों में हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद ये तक कह दिया कि लोग अब कांग्रेस को विकल्प भी नहीं मानते हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि बिहार में जाहिर तौर पर एनडीए के बाद आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस बिहार में मिली हार पर आत्मनिरीक्षण करेगी। कपिल सिब्बल ने भी ये भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कांग्रेस की गिरावट पर सवाल उठाएं और बात करें। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि कांग्रेस को लोग अब प्रभावी विकल्प नहीं मानते, जो चिंता की बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दशकों से कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी सीटें खो दी और कांग्रेस पर लोगों का जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है। इसलिए आत्मनिरीक्षण का समय भी खत्म हो गया है, जिसे कांग्रेस को बहादुरी से स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और खबर ये कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला हुआ और तय किया गया कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई। आज 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार और मंगल पांडे के नाम शामिल हैं। इनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी और नरेंद्र नारायण यादव मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये तीनों नेता पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इनके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। चंद्रमोहन, क्या क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन से नाम हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं? और इसी के साथ साथ आप जानकारी ये भी दे रहे थे कि 11 बजे एक और मीटिंग होनी है, क्या शुरू हो चुकी है वो मीटिंग?
बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेणु देवी के पास फोन आ गया है, उनको मंत्री पद का शपथ लेना है। तो वहीं एक लिस्ट हम आपको बताते हैं, जो राजभवन में टेंटेटिव लिस्ट भेजा गया है मुख्यमंत्री आवास से, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। जेडीयू की ओर से विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, अशोक चौधरी हैं और मेवालाल चौधरी हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी हैं, 2 लोगों का नाम है। हम से संतोष कुमार हैं और वीआईपी से मुकेश सैनी है। तो जो अभी टेंटेटिव नाम जो मुख्यमंत्री आवास से भेजा गया है राजभवन में, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जेडीयू के विजय कुमार चौधरी जो पिछली बार यहाँ पर विधानसभा में स्पीकर थे, विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री थे उनका नाम भेजा गया है, अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री थे उनका नाम भेजा गया है और नया नाम जो शामिल किया गया है वो मेवालाल चौधरी है। इन लोगों का जेडीयू कोटे से नाम गया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से तारकिशोर प्रसाद जिनका नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है और साथ ही रेणु देवी, उनके पास भी अभी फोन कॉल गया है और राजभवन में उनका नाम भी चला गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब धीरे धीरे जो धुंधली तस्वीर थी वो छटते हुए नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि ये सभी लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे और धीरे धीरे यह फेहरिस्त और भी बढ़ सकती है। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमने आपको बताया और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 बजे के बाद एक एनडीए की मीटिंग है जो टेंटेटिव रखा गया है। हो सकता है कि उसका वक्त कुछ आगे भी बढ़ जाए। नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक है और उसके बाद फिर से एक बार तय होगा कि और कितने नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं और कौन कौन मंत्री पद का शपथ ले सकता है। तो जिनको भी मंत्री पद का शपथ लेना है उनका नाम धीरे धीरे अब सामने आ रहा है और उनके पास फोन कॉल भी जाना शुरू हो गया है राजभवन से और मुख्यमंत्री आवास से। ठीक है, चंद्रमोहन रही आप हमारे साथ। ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। ब्रिजेश जी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहले यही लग रहा था कि सुशील मोदी ही डेप्यूटी सीएम होंगे, लेकिन अचानक से जो खबर आती है, सुशील मोदी का जो ट्वीट आता है कि कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता, उसके बाद खबर ये कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, 2 नाम सामने आए, महिला एक रेणु देवी का नाम सामने आया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या रणनीति दरअसल बीजेपी ने बनाई होगी बिहार में? देखिए 2005 से जो एनडीए की सरकार रही, बीच में 2 साल को छोड़ दे तो 13 साल, तो इन 13 सालों में सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहे। बीजेपी के अंदर वहां एक भावना ये रही है कि सुशील मोदी की जगह कोई नया फेस लाना चाहिए ताकि जो है मोनोटोनी ब्रेक हो और बीजेपी जो है उस राज्य में थोड़ी और ग्रो कर सके। एक डोमिनेंट फीलिंग थी। जाहिर है आलाकमान ने इसको ध्यान में रखते हुए सुशील कुमार मोदी को इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर कंटिन्यू नहीं रखने का फैसला किया और उसकी जगह जो 2 नाम जो है सो आप ध्यान रखें, जिसमें कि अब बिल्कुल कंफर्म ही हो चुका है, तारकिशोर प्रसाद जिनको की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। खुद तारकिशोर प्रसाद ने बात कर दी। तारकिशोर प्रसाद आप ध्यान रखें कि सीमांचल के इलाके से आते हैं, खासतौर पर जो 4 बार के एमएलए हैं बीजेपी के, वैश्य समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ अब रेणु देवी जो कि मंत्री बनने जा रही हैं, आप ध्यान रखें कि रेणु देवी नोनिया कम्युनिटी से हैं। तो एक तरह से आप जो है सो देखिए समाज का जो समीकरण है, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग है, जिसमें कि दलित है, जिसमें ईबीसी है, इन सबको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अभी चंद्रमोहन ने बताया एक नाम जो विजय कुमार चौधरी का, वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगर विजय कुमार चौधरी जो है नीतीश कुमार के साथ आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी से होगा। क्योंकि ध्यान रखें कि विजय कुमार चौधरी जो पिछली विधानसभा थी उसमें जेडीयू से थे और जाहिर है जेडीयू के नेता हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। विधानसभा का अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण पद है और ऐसे में बीजेपी इस बार चाह रही थी कि जो है सो ये पद उसके पास होना चाहिए और शायद इस पर सहमति बन गई है, इसीलिए विजय कुमार चौधरी जो है अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जहां तक अगर आप पूरे समीकरण की बात देखें, बीजेपी काफी सीरियस थी नीतीश कुमार के साथ एनडीए की जीत के लिए और इसीलिए खुद पहले अमित शाह मैदान में कूदे, फिर जो है नरेंद्र मोदी आए और सबने नीतीश कुमार का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूरे इलेक्शन को बदला। तो कोशिश ये है कि एक अच्छा जो विकल्प था, जो कि कंटिन्यू थी ये सरकार, वो कंटिन्यू रहे और लोगों के सामने एक सामाजिक ताना बाना है जो कि बीजेपी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों को आप जोड़ के और फिर अपना ब्रॉड बेस करें, उसी हिसाब से ये मंत्रिमंडल की तस्वीर दिखाई दे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनाए जाने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और रेणु देवी को डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ लेने की जानकारी दी गई है। ऐसा एक क्वेश्चन आप है, क्योंकि अभी सुशील मोदी के साथ वो लगातार काम कर रहे थे, अब आपके साथ काम करना पड़ेगा, कैसा आपका? ठीक है, जब दायित्व मिलेगा तो बेहतर ढंग से हम सब काम करेंगे। हम सब मिलकर 15 वर्षों तक काम किए हैं और हम लोग का इतना बड़ा मार्गदर्शक मंडल है, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे
सभी बढ़िया नेता हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया बड़ा ही मौजूद है, वो कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, मतलब उनको डर नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी क्या भूमिका देखते हैं? सुशील मोदी की भूमिका क्या देखते हैं? क्या केंद्र में जाएंगे? टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे वो मार्गदर्शक हैं, हमने उनके नेतृत्व में काम किया है, आगे भी उनका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहेगा। शेष चीज राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके बीच का है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। किशोर जी, एक बात ये कही जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष आप लोग मांग रहे हैं और गृह मंत्रालय भी मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अपने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में वार्ता हुई होगी, तो कई जो मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए या मंत्रिमंडल के गठन के लिए जो कई चीज़ें होती हैं वो सारा प्रक्रियाधीन है, वो धीरे धीरे वो स्वरूप आप सभी के सामने भी आ जाए। बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं? आप और रेणु जी दो तो हो गए, दो उप मुख्यमंत्री बाकी। मुझे नई जानकारी है, वो धीरे धीरे वो स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने लोग शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में तारकिशोर जी, आप कभी मंत्री नहीं रहे हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्योंकि आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन से लेकर के और तमाम वादे कर दिए हैं, 19 लाख रोजगार। तो एजेंडा तय है कि बिहार एक बेहतर बिहार बनाना है और हम सबों ने उस पर लगातार काम किया है, और आने वाले दिनों में भी जो अपेक्षाएं हैं बिहार के लोगों की, उन अपेक्षाओं को कहीं न कहीं ज़मीन पर उतारने के लिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री पद की बधाई तो दे दूं मैं आपको? हाँ, निश्चित रूप से आप बधाई दे सकते हैं, और हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों को, कटिहार के लोगों को भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि जो विश्वास पार्टी ने हम पर जताया है, उस विश्वास को हम कायम रखेंगे। सबका साथ सबका विकास जो हम सबकी एक अवधारणा रही है, उस पर खरे उतरेंगे। सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में सियाचिन की ग्लेशियर पर पहरा देने दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक है। ऐसा विषम परिस्थितियां में कैसे होती हैं, भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार। देखिए, इंडियन आर्मी 24 आवर्स प्रीमियर हो रहा है बुधवार 18 नवंबर को हिस्ट्री टीवी 18 पर रात 9 बजे। यह है दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि का बेस कैंप, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन की बर्फीली चौकियों में हमारे बहादुर सिपाही हमेशा तैनात रहते हैं। 12,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सी लेवल से 60% कम है और तापमान गिर सकता है 0 से 60 डिग्री नीचे तक। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होगा। पर भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सेना। इन सिपाहियों को 20,000 फुट की ऊंचाई पर रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सियाचिन की लोकेशन कूटनैतिक दृष्टि से काफी अहम है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी ग्लेशियर पर सबसे पहली लड़ाई 1984 में हुई थी। तब से ये इलाका सैन्य अभियानों का गढ़ बना हुआ है। ऊंची जगहों पर कब्जा है भारतीय सेना का, जिसमें वहां की सबसे ऊंची पोस्ट बाना टॉप शामिल है। 23,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह को परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके कैप्टन बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। 1999 में पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम को तोड़ते हुए ऊंची जगहों पर कब्जा करने के लिए पास ही के कारगिल से हमला किया। ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें फिर से हारकर भागना पड़ा। आज भी सारी चोटियों पर भारत का कब्जा है और वो दोनों परमाणु देशों के बीच शांति बनाए रखने में भी सफल है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए